एक छोटी सी वॉशिंग मशीन है, जैसे एक बंदे को कपड़े वगैरह धोने तो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था। बस जापान में अचार कुछ इस तरीके से आता है। थॉमस ट्रेन देखो, आई थिंक ये न्यू ही ओपन हुआ है। जापान की गार्बेज पिक करने वाली गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज है एक नया दिन और नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में फिलहाल अभी तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के आना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, 2400 समथिंग आया है। तो चलते हैं, पहले तो उसे भर के आते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट निकाल के रख लिया है, 2000 प्लस ये लूज कॉइन। और ये माइक भी लगा लेते हैं, अपने स्पीकर रख लेते हैं, क्योंकि वॉक करते करते पसंद आएगा। सॉक्स तो इसलिए रखी, अभी पहननी है। वेदर अपडेट कुछ ऐसी है। आज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, लोएस्ट 21 है। हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही है, धूप भी नहीं निकली है। काले बादल छाए हुए हैं, बारिश मतलब प्रेडिक्टेड नहीं है, आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ना अपने घर के पास वाले फैमिली मार्ट में भी भर सकती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज अपोजिट साइड चलते हैं। अपोजिट साइड जो खेत है उस साइड पर, क्योंकि वहाँ पर शितोरो मॉल भी है। तो मैंने सोचा मॉल में भी जा सकते हैं और उसी बहाने हमारे वॉकिंग स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। 10,000 अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम लोग बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं यार, बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जब से चोट लगी है ना, तब से मतलब ना चल रही हूँ। मतलब वैसे मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, इतना पेन नहीं आया, लेकिन वो साइकोलॉजिकल ही होता है ना दिमाग में कि चोट लगी है। तो उस चीज़ का मैं बेनिफिट उठा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज मैंने सोचा आज मैं अपने 10,000 स्टेप्स एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करूँगी ही करूँगी। जापान में अंदर से घर कुछ ऐसे दिखते हैं। पूरा देखो वुड का सपोर्ट दिया गया है और ये पूरा एक घर बना है। अभी मात्र 6 महीने के अंदर आई थिंक ये रेडी हुआ है। पहले ये पूरा डिसमेंटल किया गया और अब इसे दोबारा बनाया गया। जो मैंने नोटिस किया ना, जापान में मार्च से लेकर जून जुलाई अगस्त तक बहुत कंस्ट्रक्शन होती है। जिधर देखो वहीं पे घर में या तो रेनोवेशन चल रही होती है या नया घर बन रहा होता है। और ये देखो कंस्ट्रक्शन साइट पर यहाँ पे 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक तो टॉयलेट और दूसरा डस्टबिन। आज मैं आपको जापान के ऐसे 5 अनस्पोकन रूल्स बताती हूँ, जो मतलब एज सच कहीं रिटर्न में नहीं है, बट हाँ यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं। उसे कहीं ना कहीं मैनर्स माना जाता है, एटिकेट्स माना जाता है। कंट्री साइड एरिया इंडिया का हो या जापान का, दोनों ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं होता, एक सुकून मिलता है। हमारे इस एरिया में रहने का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही था कि ट्रैफिक और इन चीज़ों से दूर। दिल्ली में रह रह कर हम इतने बोर हो चुके थे, ट्रैफिक से इतना पक चुके थे कि हमें सुकून की लाइफ जीनी थी, और वो हमने यहाँ पर 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छे से इंजॉय की है। हाँ जी, तो मैं आपको बताने वाली थी ऐसे 5 अनस्पोकन रूल। उनमें से सबसे पहला है डोंट टॉक लाउडली इन ट्रेन्स। आपको ट्रेन में ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। और ये कोई ऐसा हार्ड कोड रिटर्न रूल नहीं है, बट हाँ ये एक बिहेवियर है जो यहाँ के लोकल लोग इसे अच्छा मानते हैं। अगर आप ये ऐसे करते हो तो, अगर आप जोर जोर से बातें कर रहे हो ट्रेन में, या फोन कॉल्स तो रेयरली ही कोई लेता है। देखो फोन कॉल लेते हो तो मैंने किसी को नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ इनके जो बच्चे, आने वाली जनरेशन है, वो खुल के बात करती है, शोर मचाती है, मतलब खुल के बात करती है, ऐसा नहीं है। और सब नहीं करते, देखो एक दो बदमाश हर जगह होते हैं, तो मैं उन्हीं 1-2 उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो बस अगर आप जापान आते हैं अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ घूमने, तो आपको बस ट्रेन में थोड़ा सा एक सिविक सेंस मेंटेन करनी है, जिसे आप लोग कह सकते हो। ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे बात नहीं करनी है। और जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी पिच ऑलरेडी हाई होती है, उनको तो चुप रहना ही बेटर है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा मेरी पिच हाई है और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ से बोलती हूँ। अब तो मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है पिछले 1-1.5 साल में। जब मैं आई थी ना और भी कुछ भी बोलती थी, शोभन साहब बोलते थे अरे धीरे बोल। तो मतलब मैं फ़ोन पे भी बात करती थी ना, तो मेरे को ऐसे धीरे बोलने की आदत हो गई। तो मेरे घर वाले भी लाइक अरे तेरी आवाज़ को क्या हो गया है, तू कैसे बोल रही है। तो मैं कहा इतना धीरे बोलने की आदत हो गई है।
तो बस इसी आदत को आपको मेंटेन करना है। और यहाँ के लोग समझते हैं कि इनका एक जापानीज कल्चर होता है जो ये बचपन से फॉलो करते हैं कि मेरी वजह से किसी और को कोई दुख ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसमें ये भी एक आता है कि अगर आप ट्रेन पे जोर से बात कर रहे हो तो उसकी वजह से दूसरे बंदे की प्राइवेसी खराब होती है, दूसरे बंदे की मतलब मेंटल पीस खराब होती है, शांति भंग होती है। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए ये एक अनस्पोकन रूल है, तो लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है कैरी योर ट्रैश विद यू। तो ये तो हर जगह ही फॉलो करो, चाहे आप इंडिया हो, जापान हो या किसी भी मतलब कंट्री में हो। अपना कूड़ा अपने साथ कैरी करो। अगर आपने कुछ खाया है और उसके रैपर को फेंकने के लिए आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा, अपने बैग में रख लो, सिंपली घर जाके फेंक दो। सो अभी जापान में आप जितने भी खेतों में देखोगे मोस्टली फिग ट्रीज पे काफ़ी फ्रूट आया हुआ है। तो फिग ट्री कुछ ऐसा होता है। अब तक हमेशा मैंने ड्राई अंजीर खाई थी, कभी नहीं देखा था अंजीर का पेड़, क्योंकि शायद ये साउथ साइड ज़्यादा होता है अंजीर, नॉर्थ साइड नहीं होता अंजीर, है ना? बताना, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे हरियाणा में मैंने नहीं देखा था। सो ये अंजीर है और अंजीर कुछ ऐसी लगती है। नेक्स्ट वन इज स्टैंड इन लाइन। मतलब कहीं पे भी मान लो आप 7-Eleven हो, भीड़ है काफ़ी, पहले ही लाइन बना लो। ये आप स्टेशन पे हो, आपको लग रहा है कि ट्रेन आने में अभी टाइम है, लेकिन लाइन पहले ही लग जाती है। तो लाइन तो बनाना इनका कल्चर है और अच्छी बात है। कोई धक्का मुक्की नहीं करता, कोई धक्के मार मार के आगे नहीं जाता। सब अपनी टर्न का वेट करते हैं आराम से, रिलैक्सली। बहुत पेशेंस है यार इनमें। मुझे लगता है हम इंडियंस में ना पेशेंस की कमी है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने अपना आगे जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, पहले आगे वाले जो आगे उनको जाने देते हैं, फिर खुद जाते हैं। तो ये है यहाँ के सेकंड स्ट्रीट शॉप। यहाँ पर आपको सारा सामान जितना भी होता है ना सेकंड हैंड मिलता है। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, प्लस आपको इसमें वारंटी वगैरह सब मिलेगा। चल के दिखाऊंगी आपको, चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखा के ही लाती हूँ मैं। जैसे कि ये साइकिल है, ये साइकिल का प्राइस है 10,890। कितनी सुंदर है ना। ये सेकेंड हैंड है। कंडीशन देखो इसकी, प्रॉपर सीट वगैरह सब कुछ बढ़िया है, पेंट वेंट सब बढ़िया है। बट आप जब पैडल देखोगे तो आपको पता चलेगा सेकेंड हैंड है। बट इनकी क्वालिटी प्लस इनकी वारंटी होती है, तो अच्छा सामान चल जाता है ये। और जब जैसे आपको वापसी इंडिया जाना है तो आप अपना सामान यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। जापान का प्रेशर कुकर कुछ ऐसा होता है देखो, और इसका प्राइस है 11,990। और ये सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड तो देख लो फिर कितना महंगा आता होगा। और ज़रूरी नहीं है सारा सामान सेकेंड हैंड हो, जो जैसे ये बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें ये सब न्यू होता है, ये फर्स्ट हैंड होता है। तो यहाँ पर ये जापानीज स्टाइल है, आपको क्रोकरी भी मिल जाएगी बहुत इजीली, जिसमें ये लोग मिज़ो सूप वगैरह पीते हैं, राइस वगैरह रखते हैं, चॉपस्टिक्स वगैरह रखते हैं। पूरा जैसे जापानीज़ फूड क्या होता है, हमेशा एक ट्रे में आता है, तो ये प्रॉपर एक ट्रे है जिसमें आप छोटे छोटे आइटम में काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप ये कॉफ़ी मशीन देख सकते हैं, पुरानी है बट फिर भी देखो 8690 की है। थॉमस ट्रेन देखो। आप यहाँ पर अपना कोई भी फेवरेट एनिमी कैरेक्टर भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है। मैंने सोचा था यहाँ से मैं शोगुन साहब को नारुतो गिफ्ट करूँगी, बट फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे इतना पसंद है बट इतना भी नहीं कि मैं उसके ये चीज़ें इकट्ठी करने लगूँ। तो मैं कहा ठीक है भाई, क्रॉस कर देते हैं फिर। ये फ्रिज है, 76,890 का है। और अंदर से देखो, क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, मेंटेन रहती है। और यहाँ पे कल्चर भी है रीयूज का। ऐसा नहीं है कि लोग शर्म फील करते हैं कि हमने सेकेंड हैंड लिया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सेकेंड हैंड है। तो ये देखो कितनी छोटी सी वॉशिंग मशीन है। जैसे एक बंदे को कपड़े वगैरह धोने तो उसके लिए बढ़िया है, छोटे मोटे कपड़े धोने तो। अगर मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ रहती तो ले सकती थी इसको, और कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है।
4200, मतलब मोटा मोटा इंडिया का 2500 से 3000 तक का। एक ये डिश ड्रायर भी अच्छा है, इसमें बर्तन रखो और आप यहाँ से इसको ऑन कर दो, आपके बर्तन सूख जाएंगे। ये दो चीज़ें तो मुझे इस टाइम यूनिक लगी इसमें। तो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था, बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके गई थी। लॉन्ग टर्म में अगर हमारा यहाँ स्टे होता ना, अभी मैं शोगन साहब से बोलती मुझे ये दो चीज़ें लेनी है, डिश ड्रायर। उससे क्या है ना कि बार बार जो कपड़े से हम बर्तन पोंछते हैं वो वाला काम कम हो जाता, और दूसरा था ये वॉशिंग मशीन, छोटी मोटी सॉक्स वगैरह है, ये सब कुछ है इसमें डालो। जैसे किचन के कपड़े होते हैं, अब उसके लिए मशीन तो लगाएंगे नहीं, अलग से हाथ से धोने पड़ते हैं, वो सब इसमें डाल दो, कितने सही से धुल जाएंगे। और कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है यार, 2500 से 3000 में आता ही क्या है इंडिया में। और बातचीत करते करते हम पहुँच गए हैं 7-Eleven। यहाँ पर चलते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। तो चलिए जी, बिल हमने भर दिया है, अब घर की तरफ चलते हैं वापसी। इस साइड में काफी टाइम बाद आई हूँ और मुझे ये एक स्टोर न्यू ओपन दिख रहा है। इस स्टोर का नाम था 365 चीप डेज। इतना सस्ता है कि जो स्टिकी नोट ना हमें 250 में मिलते हैं 110 येन के, क्योंकि 100 येन का ही होता है और 10% टैक्स। यहाँ पे 108 येन का है, तो एक ले ही लेते हैं। कल शोगन साहब बोल भी रहे थे मुझे चाहिए। जापान में अचार कुछ इस तरीके से आता है। अभी जैसे प्लम का सीज़न है तो अभी आपको हर जगह प्लम का अचार देखने को मिलेगा। ये 400 ग्राम 298 येन का है। सारा ज़रूरतमंद का सामान ले लिया मैंने। ज़्यादा सामान इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उठा के भी चलना, और मैं उस हिसाब से बड़ा बैग भी नहीं लेकर आई हूँ। तो मेरे पास जो जो रिक्वायरमेंट थी ना अर्जेंट, वही लिया। तो अच्छा स्टोर था, किफ़ायती स्टोर है। आई थिंक ये न्यू ही ओपन हुआ है, क्योंकि अब तक तो हमने कभी इसे नहीं देखा था। और पहले जब मैं इधर से आती थी तो इस साइड काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही होती थी, तो मुझे लगा कुछ बनता होगा, बट आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और मैंने कॉफ़ी, ब्रेड, ये जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे हनी वगैरह ख़त्म हो गया था, बेसिक सी चीज़ें ली हैं, बट छोटा बैग लाई थी ना तो इसलिए अब फुल हो गया है। तो मैंने सोचा चलो कभी शोगन साहब के साथ आएंगे, उन्हें भी एक्सप्लोर कराएंगे। फ़िलहाल अभी वॉक करते करते घर चलते हैं। मौसम भी क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, काले बादल छा गए हैं। और इस स्टोर और बिल के चक्कर में मैं आपको वो अनस्पोकन रूल्स बताना ही भूल गई। नेक्स्ट था डोंट ईट वाइल वॉकिंग करते हुए मत खाइए। जहाँ पे भी आप, जैसे सपोज 7-Eleven या कहीं से भी आपने फूड लिया है, ट्राई करिए वहीं पे कॉर्नर में खड़े होकर खा के और फिर चले। ज़्यादा जल्दी है तो देखो करना ही पड़ता है, जैसे हम लोग कई बार करते हैं भागते भागते जब ट्रेन पकड़ते हैं, और सुबह जब हमें ब्रेकफास्ट करना होता है तो हम तो करते ही हैं। मजबूरी है तो करो, नहीं है तो फिर यार आराम से बैठ के ही खाओ। जो बैठ के खाना खाने में मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। नेक्स्ट है कीप योर फोन ऑन साइलेंट। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि मेट्रो में बैठे किसी का भी फोन बज रहा है, राधे राधे, और कोई भी बॉलीवुड का गाना बज रहा होता है, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं होती। सब अपना फोन ऑलमोस्ट साइलेंट पे रखते हैं। बहुत रेयरली होगा कभी आपने किसी जापानीज का फोन रिंग होते हुए सुना होगा। जनरली लोग यहाँ पर साइलेंट और वाइब्रेशन पर ही रखते हैं। ये देखो शिमला मिर्च लगी हुई है कितनी सारी। मैं यही देखती चलती रहती हूँ कि इसके खेत में क्या लगा है। ये आई थिंक खीरा है या फिर क्या है, बहुत छोटा है तो इस हिसाब से मुझे पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ डिस्पोज ऑफ करने के इतने सारे प्रोसेस होते हैं, लोग ऐसे डंप करते रहते हैं अपनी ज़मीन में। ये देखो राइस कुकर और पानी गर्म करने वाला, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है।
जापान की गार्बेज पिक करने वाली गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है और ये इतनी नीट एंड क्लीन होती है, कोई स्मेल नहीं आती इसमें से। चलिए दोस्तों, इसी वॉक के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टेप काउंट्स की बात करूँ तो अभी मेरे स्टेप काउंट्स हुए हैं 7300। घर तक जाऊंगी तो आई थिंक 1050 तब भी हो जाएंगे, और बाकी के 2500 स्टेप काउंट मैं इवनिंग में कंप्लीट कर लूँगी। तो आप लोग भी अपने स्टेप काउंट्स पूरे करा करो, जितना कोशिश हो सके उतना चलने की ट्राई किया करो। आई नो जापान में चलना ईजी है, इंडिया में चलना थोड़ा मुश्किल है, बट अपने लिए टाइम निकालो तो बेटर है। और आप लोगों से मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे फिक्र इंजीनियर पर, और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।